मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा, भाग 3। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। यानी उनसे 15 लाख लेने के बाद आप दुबे से मिलने जाएंगे। क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ भैया कि दुबे कौन है? एसपी पुलिस। आह, बड़े बड़े भारी लोगों के चक्कर में उलझे हुए हैं आप। मामला 15 लाख है, जाहिर है कि बड़ा होगा। अब ये मत पूछना कि मामला क्या है। ये तो पूछ सकता हूँ कि दिल्ली कितने दिन बाद लौटेंगे? काम पूरा होने तक। हाँ, अगर ड्रॉ की डेट तक काम पूरा ना हो सका तो उस दिन के लिए मैं यहाँ जरूर आऊंगा। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ बैठकर सारा काम देखना है। वह तो मैं देख लूंगा, मगर मगर आपको वहां करना क्या है? सॉरी, तुम जानते हो साजिद कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये बड़ी गलत बात है केशव भैया। आपने हम सबसे हमारे अतीत, हमारी निजी जिंदगी के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछ लिया, मगर अपने बारे में किसी को नहीं बताया। जब तब हो गए, ज्यादा जोर डाला तो आंखें शून्य में स्थिर हो जाती हैं, आंसू डबडबा उठते हैं। एक बार शबीना ने जिद पकड़ ली। रक्षाबंधन का दिन था। राखी बांधते ही आप अपनी कसम देकर आपका अतीत पूछा, कहा आज आपने भैया से यही उपहार चाहिए, और तब आप गुस्से से पागल हो गए, ज्वालामुखी के समान फट पड़े। राखी बंधवाने के बाद जिस कपोल को आप हमेशा चूमते थे, उस पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि शबीना उसी वक्त गश खाकर बेहोश हो गई। मगर आप वहां ठहरे नहीं, तेज कदमों के साथ अपने कमरे में चले गए। शबीना को हमने संभाला और तब से आज तक हम में से किसी ने भी आपको नहीं बताया भैया। हम जानते हैं कि कमरे में जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद करके फूट फूट कर रहे थे आप। कमरे की दीवारों पर इस कदर घूंसे बसाए थे, आपके हाथ जख्मी हो गए, खून बहने लगा उनमें से। यह सारा मंजर हमने चोरी चोरी देखा था भैया। खुद को भावुक होने से रोकने के प्रयास में केशव ने जबड़े कसकर भींच लिए। चेहरा विकृत होता चला गया, मुट्ठियां कस गईं, निचला होठ दांतों से कुछ इतनी सख्ती के साथ भींचा कि गाढ़े लहू की धार बह निकली। दरअसल इस वक्त नीली आंखों के सामने चीखती निर्वस्त्र खुशबू चकरा उठी थी। कानों में वे अश्लील संवाद गूंज रहे थे। अपनी कसमसाहट, पिता की बेबसी। उफ! देखिए देखिए, साजिद चीख पड़ा। ठीक यही हालत हो जाती है आपकी। जब भी हम आपके अतीत के बारे में पूछते हैं, तभी आप अपने आप से लड़ते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है केशव भैया? अकेले अकेले क्यों घुट रहे हैं? आ, 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 आप हक बता क्यों नहीं देते हमें? हक है भैया हमें। आपने हमारे सारे हक लिए, हमें भी आपका ये एक दुख बांटने का पूरा हक है। बता दीजिए प्लीज, बता दीजिए। ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा भैया। और इस बीच शंकर के समान सारे जहर को पी चुका था केशव। एक और सिगरेट सुलगाई, खुद को नियंत्रित करके बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें दुबे से संबंधित काम के बारे में बताने से इनकार किया था। उस मामले को मेरे अतीत या निजी जिंदगी से कहाँ जोड़ बैठे? ये मामला आपके अतीत से ही जुड़ा है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, साजिद कहता चला गया। 15 लाख रुपए, बीच में किंग कोबरा का नाम, दुबे का एसपी पुलिस होना, ये सब जुर्म के सूचक हैं केशव भैया। इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि आप जहाँ जा रहे हैं वहां कोई जुर्म करेंगे और पैसे के लिए आप जुर्म कर नहीं सकते। जाहिर है कि उस जुर्म का संबंध आपके अतीत से है। तुम गलत समझ रहे हो साजिद। गलत समझने की कोशिश आप कर रहे हैं। खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि 15 लाख का चक्कर है, और फिर यह भी मानने को तैयार नहीं कि मैं जो कर रहा हूं पैसे के लिए कर रहा हूं। तो आप मूर्ख हैं क्या? क्या मतलब? खुद आपने ही तो कहा था कि पैसे के लिए कोई भी जुर्म करने वाला शख्स इनका सबसे बड़ा बेवकूफ होता है।
पैसा दुनिया में बिखरा पड़ा है, बटोरने का दिमाग, काम करने का टैक्ट होना चाहिए। जब कानून की कोई धारा तोड़े बिना चाहे जितनी लूट पाट की जा सकती है, तो पैसे के लिए अपराध क्यों किया जाए? तुमसे यह किसने कहा कि मैं वहां कोई अपराध करने जा रहा हूं? हालात से जाहिर है। ऐसी कोई बात नहीं है साजिद, यकीन करो। यकीन करना तो मेरी मजबूरी है, मगर मैं सच कह रहा हूँ केशव भैया, हमारे साथ साथ आप अपने पर भी जुल्म कर रहे हैं। क्या मतलब? ऐसा क्या है जिसे शबीना की कसम के बावजूद आप नहीं बता सके? रक्षाबंधन के पाक दिन बहन की कसम तोड़ दी, चाटा मार दिया उसके गाल पर, मगर अतीत के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा क्या था? कितना घृणित है आपका अतीत? स्वयं को नियंत्रण में रख केशव ने कहा, मैंने शबीना बहन को चाटा जरूर मारा था, मगर उसकी कसम नहीं तोड़ी। उस दिन वादा किया था मैंने, जब वक्त आएगा मैं तुम सबको खुलकर अपने अतीत के बारे में बताऊंगा। कब आएगा वह वक्त जब मैं अपने अतीत के बारे में बताऊंगा? सिगरेट एश ट्रे में डालकर केशव खड़ा हो गया। नहीं, हम कल नहीं मिल सकेंगे कोयल। क्यों? मैं कल दिल्ली से बाहर जा रहा हूं। किस लिए? बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हारे बिजनेस का भला दिल्ली से बाहर क्या काम हो सकता है? कोयल ने कहा। पंडित फाइनेंस ने इस वक्त दिल्ली में धूम मचा रखी है। लोग मेंबर बनने के लिए ठीक उसी तरह दीवाने हुए घूम रहे हैं जैसे मैं सारे दिन दीवानी हुई तुमसे मिलने वाले टाइम पीस का इंतजार करती हूँ। अच्छा, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा कोयल। परसों? नहीं, फिर शायद एक महीने में। क्या? कोयल इस तरह उछल पड़ी जैसे हार्ट अटैक पड़ते पड़ते बचा हो। इसमें कोई शक नहीं कि केशव के शब्द उसके दिलो दिमाग पर बिजली बनकर गिरे थे। संगमरमर की शिला में तब्दील होकर रह गई थी वह। अपलक केशव को देखती रही। केशव भी उसकी आंखों में झांक रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सी तनावपूर्ण खामोशी ने आकर कुंडली मार ली। किसी वृक्ष पर बैठी चिड़िया ने चिड़े को पुकारा। चहचहाट सारे बाग में गूंज गई। कोयल की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। खुद को रोने से रोकने के प्रयास में रस भरे होठ यूं थरथराए जैसे शबनम गिरने पर गुलाब की पंखुड़ियां थरथराती हैं। केशव ने उसके चेहरे को हथेलियों में भर लिया। बोला, क्या हुआ पगली? के केशव अंतरात्मा से निकली इस चीख के साथ वह केशव से लिपट पड़ गई और पेट से लता के माने रुलाई फूट पड़ी थी। उसको कसकर अपनी पूरी ताकत से कोयल ने केशव को जकड़ लिया। केशव की कलाइयां भी उसके चारों ओर कसती चली गईं। रोने के कारण हौले हौले कांप रही थी कोयल। कुछ देर बाद केशव ने अपने बंधन ढीले किए। प्यार से कोयल की पीठ को सहलाता रहा। फिर धीरे धीरे हिचकियां शांत हो गईं। कोयल की जुल्फों को सहलाता हुआ बोला, रोते नहीं कोयल। वह एक झटके से अलग हुई और गुस्से से गुर्राई। हाँ, तुम्हें क्या, भाड़ में जाऊं मैं? ऐसा नहीं कहते। एक महीने के लिए यूं कह दिया जैसे एक पल के लिए कह रहे हो। यह भी नहीं सोचा कि किस पर क्या गुजरेगी। तुमने भी तो नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजर रही है। पर क्या गुजरती? इस वक्त वह बात बात पर काटने को आ रही थी। तुम पर कुछ गुजरती तो एक महीने के लिए बिछड़ने को ना कहते। मजबूरी है कोयल। सुनू तो क्या मजबूरी है? कंपनी की ब्रांच दिल्ली से बाहर भी खोलनी है। जो सफलता हमें दिल्ली में मिली है उससे उम्मीद काफी बढ़ गई है। मैं ये रीड करने जा रहा हूँ कि क्या बाहर भी ऐसी ही सफलता की उम्मीद है। उसने गर्दन झटकी। तो ये मजबूरी है जनाब की। हाँ कोयल। वह उसके समीप आया। मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ केशव। तुम पैसे के पीछे भागने लगे हो। केशव ने कोयल के कपोलों को चूमने वाली लट को अपनी उंगली से हटाना चाहा। कोयल तुनक कर दूर हटते हुए बोली, छुओ मत मुझे। कोयल, पैसे के पीछे भागो। मैं पैसे के लिए नहीं पगली, तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। केशव पुनः उसके नजदीक पहुंचकर प्यार से बोला, जरा सोचो, क्या पापा किसी भुक्कड़ से तुम्हारी शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे? तुम भुक्कड़ हो? ना सही,
मगर तुम्हारे पापा के सामने तो भुक्कड़ ही हूं। तो तुम जैसे भी हो मुझे इसी हाल में मंजूर हो केशव। तुम्हें ही तो मंजूर हूं, तुम्हारे पापा को तो नहीं होगा ना। तुम्हें पापा से शादी करनी है या मुझसे? शादी तो तुम्ही से करनी है। कहने के साथ केशव कोयल का मूड फ्रेश करने की मंशा से थोड़ा हंसा, बोला, मगर इजाजत तो वही देंगे ना। ना दें तो ना सही, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं कहते कोयल, ऐसा सोचते भी नहीं पगली। हम सब कर सकते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे पापा की इज्जत, स्टेटस और रुतबे को ही नहीं बल्कि दिल को ठेस लगे। तुम उनके बारे में ऐसा सोचते हो जबकि वे वे पैसे को बहुत महत्व देते हैं। तुमसे तुम्हारी गुड़िया को छीन लेना चाहते हैं वे। कहने के साथ वह पुनः रोती हुई शाख के समान उसके गले पर आ लगी, बोली, एक दिन अपने दोस्त से कह रहे थे कि कोयल की शादी ऐसे घर में करेंगे जो एक आध नहीं 20 फैक्ट्रियों का मालिक हो। उनकी इस मानसिकता को मैं जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कि पैसे के पीछे भागकर अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पीछे ही भाग रहा हूँ। मगर क्या उन्हें तुमने मेरे बारे में, अपने प्यार के बारे में बता दिया है? नहीं। फिर कैसे कह रही हो कि वे मुझसे छीनना चाहते हैं? जब उनकी हसरत मेरी शादी ऐसे घर में करने की है तो? पगले, राहत की सांस लेते हुए केशव ने कहा, जब उन्हें मालूम ही नहीं कि उनकी प्यारी बेटी किसी से प्यार करती है, किसी की हो चुकी है, तो अगर वे ऐसी बातें करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? हर बाप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता है। एक बात कहूं केशव? बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात करती हो? तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा मैं? भले ही तुम अपने बिजनेस चाहे जितना फैला लो, हर शहर में पंडित फाइनेंस की ब्रांच खोल लो, मगर वह कभी नहीं बन सकोगे जो उनके ख्यालों में मेरा पति कम, अपना दामाद ज्यादा है। अच्छा, याद है? कोयल बोली, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पापा से मिल लो, उनसे मांग लो मुझे, याद है? तुमने ये कहकर इनकार कर दिया था कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जानता था कि तुम्हारे पापा किसी भुक्कड़ को अपनी बेटी नहीं सौंपेंगे। उस वक्त तो पंडित फाइनेंस भी नहीं थी। यदि सच पूछो तो वह वक्त कभी नहीं आएगा केशव। केशव ने दृढ़तापूर्वक कहा, वह वक्त आएगा कोयल, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे पापा के सामने मैं तुम्हें मांगा नहीं बल्कि दावा पेश करूंगा, साबित करूंगा कि मैं उनकी बेटी का पति बनने लायक हूँ। इस बूते पर कह रहे हो कि पंडित फाइनेंस की ब्रांच तुम भारत के कोने कोने में खोल दोगे? हाँ। टाटा, बिरला, डालमिया और मोदी तो नहीं बन जाओगे? क्या मतलब? वे मेरी शादी इन्हीं में से किसी खानदान में करने की सोच रहे हैं। सोच ही नहीं रहे बल्कि पुरोहित से बात चलाने के लिए कह भी दिया है। ओह, इसलिए कहती हूँ केशव कि जिस रास्ते से मुझे पाने की चेष्टा कर रहे हो उस रास्ते से मैं नहीं मिल सकूंगी। पैसे के पीछे दौड़ लगानी छोड़ो। यह सोचकर आज मैं कांप उठती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी पापा से मिलकर खुद को मांगने के लिए कहा था। अच्छा ही हुआ जो तुमने इनकार कर दिया। क्यों? पैसे के पीछे पापा की दीवानगी देखी तो थी, किंतु उस वक्त यह नहीं समझी थी कि उनके ख्वाब इतने ऊंचे हैं। सोचती थी कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मेरी खुशी के कारण तुमसे शादी कर देंगे। और अब सोचती हूँ कि मेरे कहने से अगर वह बेवकूफ़ी तुमने कर दी होती तो ना जाने उसके बाद हम कभी मिल भी पाते या नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी खुशी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। इस मामले में वे अपनी ही चलाएंगे। मगर जिन बड़े बड़े खानदानों का तुमने नाम लिया है, क्या वे नहीं देखेंगे कि उन्हें किस घर की बेटी को अपना बहू बनाना है? उनके सामने तुम्हारे पापा की हैसियत एक भिखारी से ज्यादा नहीं हो सकती। उन्हें अपनी बेटी की खूबसूरती पर नाज है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी, केशव ने शरारती अंदाज में कहा। इस आधार पर तो वो तुम्हें टाटा, बिरला तो क्या इंग्लैंड के शाही महल की बहू भी बना सकते हैं। मजाक नहीं केशव, इस वक्त मैं सीरियस हूँ। कोयल ने कहा, बातों को समझने की कोशिश करो। अगर पापा की सहमति के चक्कर में पड़े तो मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे गंवा बैठोगे। फिर क्या करें? कोर्ट ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 17। वह भी बंद।
क्यों? कोर्ट में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल होनी जरूरी है। फिर कोयल के मुखमंडल पर चिंता की ढेर सारी लकीरें उभर आईं। फिर क्या चिंता क्यों करती हो पगली? केशव ने पुनः उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच ले लिया। जंग होगी, बाकायदा जंग। कुछ वैसे हो अंदाज में जैसे सलीम अनारकली के लिए लड़ा था। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा टाटा और बिरला तो क्या, सारी दुनिया से जूझ पड़ूंगा। केशव, बस मेरी एक ही शर्त होगी। क्या? तुम पीछे नहीं हटना। नहीं नहीं केशव, कैसी बातें करते हो? पागल, मैं भला पीछे हट जाऊंगी? तुम्हारे बिना तो एक सांस तक नहीं ले सकती मैं। केशव ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा होता है कोयल। कैसे? एक समय ऐसा होता है कि प्रेमिका अपने प्रेमी की बाहों में हर मोड़ पर, हर दुख सुख और मुसीबत के वक्त साथ निभाने का वादा ही नहीं करती, बल्कि कस्में खाती है। वह समय यही होता है जो इस वक्त हमारा है। इस वक्त ऐसा लगता है कि अगर हम जुदा हो गए तो एक सांस भी नहीं ले सकेंगे। मगर मगर माता पिता जमाने के और जुल्मों सितम के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब लड़की टूट जाती है। वह लड़ नहीं पाती, अपनी बात पर अड़ नहीं सकती, मजबूर कर दिया जाता है उसे, और तब उसे अपनी कस्में भूल जानी पड़ती हैं। एक सांस तो क्या, जुदा होकर वो पूरी जिंदगी गुजार देती है। नहीं नहीं, कोयल तड़प उठी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं केशव। फीकी मुस्कान के साथ केशव ने कहा। जो वक्त हमारा है, यानी प्रेमी की बाहों में, हर प्रेमिका यही कहती है। बार बार गाली मत दो मुझे। करेक्ट, इन हालातों में यह बात गाली जैसी लगती है, मगर वक्त गुजर जाने पर लगता है कितने बेवकूफ थे हम। वह भी कोई समझदारी की बात थी। बार बार ऐसा मत कहो केशव। मैं किसी दबाव, किसी भी जुल्म सितम के सामने नहीं झुकूंगी। तुम्हारी कसम, तुम्हारे अलावा किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। जानती हूँ कि पापा कितने ताकतवर हैं। अच्छी तरह कल्पना कर सकती हूँ कि जब वे जुल्म करने पर आएंगे तो इंतहा कर डालेंगे। मगर फिर भी तुम्हारी इस गुड़िया का वादा रहा। इन बालों के बीच सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे नाम का सिंदूर भरा जाएगा। काश तुम्हें ये शब्द हमेशा याद रहें। रहेंगे केशव, मरते दम तक रहेंगे। अगर जुल्म ना सह सकी, तुम ना मिल पाए तो जहर खाकर जान दे दूंगी। नहीं, केशव ने सख्त स्वर में प्रतिरोध किया। तुम आत्महत्या नहीं करोगी कोयल, तुम टक्कर लोगी। आत्महत्या कायर करते हैं, कायरता पसंद नहीं। अपनी मदद के लिए तुम मुझे हमेशा अपने आसपास कहीं पाओगी। क्या मतलब? शून्य में आंखें टिकाए केशव कहता चला गया। कानून हमें शादी की इजाजत नहीं देता, और तुम्हारे पापा शादी करेंगे नहीं। प्यार हम इतना करते हैं कि एक दूसरे से जुदा होंगे नहीं, तो जाहिर है जंग के मोर्चे लग चुके हैं। युद्ध होगा कोयल, जमकर होगा। जब तुमने इतने वायदे किए तो एक वायदा मैं भी करता हूँ, यह कि जब तक तुम अपने मोर्चे पर मेरे लिए डटी रहोगी, तब तक मैं भी बराबर तुम्हारे लिए जूझता रहूंगा। आज जब ये बात चल ही गई है तो सुनो। हमारी मोहब्बत से पर्दा उठते ही एक साथ दो मोर्चों पर जंग शुरू होगी। पहले मोर्चे पर तुम्हारे साथ तोड़ने के लिए, दूसरी तरफ मेरे साथ तोड़ने के लिए। मेरे पर तो मुझे खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, मगर विश्वास करो कोयल, जब ये जंग शुरू होगी तब तुम्हारा केशव इतना कमजोर नहीं होगा कि कोई उसे खत्म कर सके। दुनिया की कोई भी हस्ती हो, तुम्हारे प्यार की ताकत से मैं उसके घुटने टिका दूंगा। मेरे मोर्चे पर उस वक्त तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक यह सूचना ना मिल जाए कि दूसरे मोर्चे पर मैं युद्ध हार चुका हूँ। उस मोर्चे पर तुम्हारी हार की सूचना कभी नहीं मिलेगी केशव, और अगर मिले तो समझ जाना कि दुश्मन से काम ले रहा है, धोखा दे रहा है, मानसिक स्तर पर तोड़ देना चाहता है। लहजे में केशव के लहजे से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी। वह कहती चली गई, तुम कहते हो कि मेरे मोर्चे से शिकस्त की सूचना मिलने पर युद्ध बंद कर दोगे, मगर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे यह पक्का पता चल गया कि हथियार डाल चुके हो, तब भी मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगी। मेरी लड़ाई तो मेरी अपनी जिंदगी के खास के साथ ही बंद हो सकती है।
केशव देखता रह गया उसे। कुछ देर वह उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, अगर हम दोनों इतने ही दृढ़ रहे तो कोई कानून, कोई समाज, कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती कोयल। सारी दुनिया को हमारे सामने घुटने टेकने होंगे। यकीनन। तुम जानती हो कोयल कि जब लड़ाई छिड़ती है तो जीत हार के पीछे इरादों की दृढ़ता के साथ साथ धन का भी उतना ही हाथ होता है। मैं नहीं चाहता कि जंग के वक्त तुम्हारे पापा इस मामले में मुझसे आगे हों। यानी 1 महीने की छुट्टी दे दो मुझे। तुमने अपनी आंखों से देखा कि पंडित फाइनेंस कितनी जल्दी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की ईर्ष्या का केंद्र बन गया है। मेरा ये धंधा ऐसा है कि पैसा बहुत तेजी से आता है। इस महीने की मेहनत के बाद मुझे तुम्हारे पापा को छूने में 6 महीने नहीं लगेंगे। पूरे 1 महीने में लौट आना केशव। कोयल ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। मुझे किंग कोबरा से मिलना है। खूबसूरत काउंटर गर्ल ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोली, इस संबंध में आप काउंटर नंबर 15 पर बात करें। थैंक यू कहकर केशव आगे बढ़ गया। 5 स्टार होटल को लॉबी और चर्च का माहौल बहुत अलग नहीं होते, दोनों शांत। केशव के लिए यह माहौल नया नहीं था, परंतु फिर भी वह अपने अंदर हल्की सी सनसनी, अजीब सा रोमांच महसूस कर रहा था। और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि जानता था कि वह किससे मिलने की ठान कर यहाँ आया है। उसने सुन रखा था कि किंग कोबरा इस 5 स्टार होटल का मालिक है। उसने यह भी सुन रखा था कि किंग कोबरा से मिलना अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने से भी कई ज्यादा कठिन है। बिना अपॉइंटमेंट के मिलने की तो खैर कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। भुक्कड़ भी सिर्फ उन्हें दिया जाता था जिनसे मिलना किंग कोबरा जरूरी समझता था। पाने वाले को नहीं, किंग कोबरा की मर्जी से मुलाकात होती थी। और यह सब जानने के बावजूद केशव मिलने आया था, बिना अपॉइंटमेंट के, आज ही। दरअसल इलाहाबाद जाकर काम करने की स्कीम उसने बनाई थी। उसके अनुसार आज ही किंग कोबरा से मिलना इंतहाई जरूरी था। अपने हाथ में वीआईपी का पतला और खूबसूरत सूटकेस संभाले वह काउंटर नंबर 15 की तरफ बढ़ गया। वहां तक पहुंचते ही केशव को एहसास हो गया कि वह होटल के किसी निषेध क्षेत्र में घुस आया है। बहुत सी आंखें उसके जिस्म का एक्सरे कर रही थीं। एक हॉल, हर तरफ संगमरमर के चमकदार पत्थरों वाली ऊंची ऊंची दीवारें। बहुत ऊपर जाकर देखा गुंबदकार छत, एक कीमती और विशाल फानूस, फर्श पर घास सा नजर आने वाला इतना कीमती कालीन कि जूते की एड़ियां केशव को उसके अंदर धंसती हुई वातावरण में ऐसा था कि नियंत्रण रखने की भरपूर चेष्टा के बावजूद केशव की धड़कनें असामान्य रूप से बढ़ गईं। ठीक सामने था काउंटर नंबर 15। बस काउंटर के अलावा हॉल में अन्य कहीं कुछ नहीं। अगर थे तो सिर्फ हॉल में इधर उधर वर्दी से वेटर नजर आते थे, मगर उनसे वे केशव ने लगा लिया कि वे वास्तव में कोबरा की फौज से संबंधित। उनके अंदाज से केशव ने वैसी सनसनी महसूस की जैसी शिकारी शेर की मान में घुसने से पहले महसूस करता है। परंतु प्रत्यक्ष में लापरवाही के साथ वह काउंटर पर पहुंचा। सूटकेस कालीन पर रखते हुए उसने महसूस किया कि हॉल में बिखरे वेटर उसके काफी नजदीक आकर चारों ओर से घेरने के प्रयास में टहल रहे हैं। कहिए, काउंटर पर मौजूद लड़की ने पूछा। अपना एक जूता सूटकेस के ऊपर रखते हुए केशव ने कहा, मुझे किंग कोबरा से मिलना है। आपका नाम? केशव पंडित। गर्दन झुकाकर लड़की अपने सामने फैले रजिस्टर में लिखे नाम चेक करने लगी। अभी वह इस काम से फारिग हो ही नहीं पाई थी कि केशव ने कहा, रजिस्टर में मेरा नाम आपको नहीं मिलेगा। लड़की की गर्दन एक झटके से उठी। चेहरे के जर्रे जर्रे पर हैरानी के भाव लिए वह केशव की ओर देख रही थी, जबकि केशव ने अपने गुलाबी होठों पर मुस्कान बिखेर दी। बिना अपॉइंटमेंट के तो आप उनसे नहीं मिल सकते। इंतकाम उठाकर आप उनसे कहिए तो सही कि केशव पंडित आया है। क्या उन्होंने आपको नहीं दी कि कुछ ही देर पहले पर्सनल फोन पर उनसे मेरी बात हो चुकी है? नहीं। कमाल है, उन्होंने खुद ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। उन्होंने बुलाया है आपको? हाँ। माफ कीजिए मिस्टर,
उनका कोई पर्सनल फोन नहीं है। इस बार वह गुर्राई। युवती के जवाब देने से पहले ही काउंटर पर रखे एक फोन की घंटी घनघना उठी। युवती ने रिसीवर उठाया। कुछ देर तक दूसरी ओर से बोलने वाले की आवाज सुनती रही और उसके बाद बोली, 1 मिनट होल्ड कीजिए, पूछ कर बताती हूँ। माउथपीस पर हाथ रखकर उसने एक निगाह रजिस्टर पर दौड़ाई और संतुष्ट होने के बाद दूसरे हाथ के इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए 4 नंबर बटन उसी हाथ के अंगूठे से दबाया। संबंध स्थापित कर बोली, अमेरिका से भारत आए हुए माफिया के ग्रुप नंबर 7 के चीफ मिस्टर डगलस का फोन है सर। उन्होंने 4 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था। कब का? इंटरकॉम से निकली भिनभिनाहट केशव के कानों तक पहुंची। युवती ने कहा, आज, बल्कि इसी समय का सर। फिर भी वे फोन करके पूछ रहे हैं कि वे आ जाएं क्या? क्या काम है? इस संबंध में बात करने से कि क्या कोबरा भारत में माफिया की मदद कर सकता है? इस वक्त हम व्यस्त हैं। उससे कहो कि शाम 6 बजे आए। ओके सर, कहकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर रखकर फोन के माउथपीस से हाथ हटाती हुई बोली, शाम 6 बजे आइए। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज सुने बिना उसने रिसीवर रख दिया और तुरंत केशव से बोली, आपने सुना नहीं? ऐसा उनका कोई फोन नहीं है जिस पर आप उनसे सीधी बात कर सकें। मगर मैंने बात की है। हैं? युवती ने उसके पीछे देखते हुए कहा, इसे हटाओ यहां से। और ठीक इसी क्षण केशव के जिस्म में मानो बिजली भर गई। गजब की तेजी के साथ उसने ऐसी पोजीशन ली कि एक साथ वेटर्स पर ही नहीं बल्कि युवती अभी नजर रख सके। साथ ही गरजा, खबरदार, मेरा पैर सूटकेस पर यूं ही नहीं रखा है। जरा सा दबाव पड़ते ही इसमें से एक साथ चारों तरफ गोलियां चलेंगी और पलक झपकते ही तुम सब ढेर हो जाओगे। सब सक पका गए। तभी केशव ने महसूस किया कि कोई किसी ने बटन दबाया है। पल के 100वें हिस्से में उसके दिमाग खतरा शब्द कौंधा। उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि दबाए गए बटन की क्या प्रतिक्रिया होगी। जो भी हो, बचाव के लिए उसे एकमात्र जगह वह नजर आई जहां युवती थी। सो युवती के बटन दबाते ही उसने काउंटर के पीछे छलांग लगा दी। उधर वह युवती के ऊपर गिरा। उधर काउंटर पर एक शीशे की दीवार। केबिन छोटा सा था, अतः केशव के बंधनों में जकड़ी छटपटा रही थी। हॉल में मौजूद हाथों में न सिर्फ रिवॉल्वर नजर आने लगे थे बल्कि दनादन फायर भी किए उन्होंने, मगर पारदर्शी शीशे को कोई गोली पार ना कर सकी। केशव ने केबिन के अंदर से देखा। हॉल का एकमात्र दरवाजा बंद हो चुका था, यानी होटल के अन्य हिस्से में उन गोलियों की आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। शायद उस दरवाजे का संबंध भी युवती द्वारा दबाए गए इसी स्विच से था, यानी शीशे की दीवार के साथ ही उधर वह दरवाजा बंद हुआ होगा। हॉल में खड़े वेटर्स अब गुस्से में भरे शीशे पर। केशव का दिमाग सारी स्थिति तुरंत भाग गया और भागते ही एक प्यारी उसके गुलाबी होठों पर रेंग गई। अपने चंगुल में फंसी तो मुझे जोर जबरदस्ती करने वालों के लिए इंतजाम किया हुआ था। एक ही बटन दबने पर वह सुरक्षित शेष होटल से हॉल का संबंध कट। मेरा नसीब अच्छा था जो समय रहते बचाव काउंटर से इधर कूद गया, वरना हॉल में इस वक्त मेरी लाश कमबख्तों ने तो सूटकेस से निकलने वाली गोलियों की जरा भी परवाह नहीं की। युवती कसमसाई, फिलहाल मैं भी सुरक्षित हूँ, जितना कि इस केबिन को तुम्हारे लिए बनाया गया है, केशव ने कहा। उस बटन के दोबारा ना दबने तक शीशे की दीवार नहीं हटेगी। कब तक बंद रहोगे यहाँ? कभी तो बटन दबाकर बाहर निकलना ही पड़ेगा और वह पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। तुम कोबरा की कैद में फंस चुके हो मिस्टर। अब यहाँ से जीवित निकलने के बारे में सोचना भी तुम्हारी बेवकूफी होगी। अब केशव ने चालाकी से यह मालूम कर लिया था कि शीशे की दीवार हटाने का केबिन के अंदर लगे स्विच के अलावा अन्य कोई जरिया नहीं है। अतः थोड़ा और निश्चिंत होता हुआ बोला, निकलने के बारे में बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल मेरा पहला काम किंग कोबरा से बात करना है। तो तुम?
उसकी बात सुने बिना केशव ने कनपट्टी की विशिष्ट नस दबाई। युवती एक उसकी बाहों में झूल गई। केशव उसे केबिन की एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। शीशे के पार खड़े वेटर्स मारे गुस्से से पागल हुए जा रहे थे, अपनी बेबसी पर कसमसा रहे थे, जैसे पिंजरे में भूखा नरभक्षी कसमसाता है। उन्हें देख केशव मुस्कुराया। वह मुस्कुराया भले ही हो, मगर दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था। कानों में गूंज रहे थे बेहोश युवती के अंतिम शब्द। इसमें कोई शक नहीं कि अब यहां से उसके जिंदा बच निकलने का कोई चांस नहीं था। चूहेदानी में फंसा चूहा था वह इस वक्त। मगर केशव डरा नहीं। एक इंसान में जितना डर हो सकता था, वह सब तो बचपन में ही उसके अंदर से निकल चुका था। इस वक्त वह शेर की मांद में था निहत्था, मांद का दरवाजा बंद, और शेर भी आसपास ही कहीं था। बात करने के लिए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया, 4 नंबर पुश किया और रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने के साथ ही बोला, मेरा नाम केशव पंडित है। आगे बोलो। आप किंग कोबरा है ना? हाँ। यह नहीं पूछेंगे कि आपके काउंटर से मैं किस तरह बोल रहा हूं? हम जानते हैं। क्या? केशव उछल पड़ा। एक टीवी स्क्रीन पर काफी देर से उठापटक देख रहे हैं, और सच, जो कुछ जितनी तेजी हथियारी के साथ तुमने की है, उसे देखकर हमारा दिल चाहा कि ताली बजाएं, और हमारी ऐसी इच्छा ही होती है। ओह, केशव ने खुद को नियंत्रित किया। अब कहो, क्या कहना चाहते हो हमसे? केशव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। फिर इस बार किंग कोबरा का चौंका हुआ स्वर, फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ आपसे इंटरकॉम पर बात करने आया था, और हर इंतजाम के बावजूद अपने मिशन में कामयाब हूँ। वेरी गुड। तारीफ के लिए शुक्रिया। यह बताना चाहता था आपको कि आपकी मौत मेरे हाथों होगी। एक एक शब्द को चबाते हुए केशव ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैं अपने दुश्मन को आगाह करके खत्म करता हूँ। वही रस्म इस वक्त निभाने आया था। कान खोलकर सुन लो किंग साहब, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारा कत्ल करने वाला हूँ। ओह माय गुडनेस, ऐसी क्या भूल हो गई हमसे? यह तुम्हें कत्ल होने से 2 मिनट पहले पता लगेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा कत्ल कर दोगे? ठीक उतना ही यकीन जितना राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव जीतने का था। मगर दोस्त, कत्ल तो तभी करोगे ना जब यहाँ से खुद बचकर निकल सकोगे, किंग कोबरा ने कहा। क्या तुम बता सकते हो कि जिन हालात में इस वक्त हो, उनमें से बचकर कैसे निकलोगे? मैं बताया नहीं करता किंग साहब, करके दिखाया करता हूँ। मतलब साफ है, टीवी की स्क्रीन पर तो तुम मुझे देख ही सकते हो। जब रिसीवर रख दूंगा तो देखना यहाँ से किस तरह निकलता हूं मैं। और अगर ना निकल सके तो कोई बात नहीं, असफल भी इंसान ही होते हैं। तुम सिर्फ असफल नहीं होगे बरखुरदार, बल्कि जान से हाथ धो बैठोगे। यहाँ तुम फंस गए हो। वहां नाकामी का केवल एक ही अंजाम होता है, मौत। मरने की परवाह होती तो यहाँ आता ही नहीं मिस्टर किंग। क्या मतलब? बता चुका हूं कि फिलहाल मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, ना ही तुम्हारा कत्ल करने, बल्कि सिर्फ कत्ल की चेतावनी देने आया था। सो दे चुका हूँ। अब अगर मर भी गया तो दुख नहीं होगा। मिशन में कामयाब होकर मरने वाले मरे नहीं कहलाते किंग साहब, शहीद कहलाते हैं। फिर मुझे कत्ल कैसे करोगे? मैं कह चुका हूँ, नाकाम भी इंसान ही होते हैं। मगर फिलहाल तुम नाकाम नहीं हुए बरखुरदार, कामयाब और बेहद कामयाब हुए हो। क्या मतलब? हम तुम्हें मिलने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। मारे सफलता के केशव का दिल नाच उठने को हुआ, किंतु यह सोचकर उसने होठ पिचका दिए कि मुझे स्क्रीन पर देखा जा रहा है। प्रत्यक्ष में वह बोला, फिलहाल मैं तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, मगर हम हैं। तुम? हाँ, स्क्रीन पर आदमी ठीक से नजर नहीं आता, और उस शख्सियत को नजदीक से रूबरू देखने की ख्वाहिश का हम गला नहीं घोट सकते, जिसने कोबरा की मांद में घुसकर कोबरा के मेंबर्स की हर कोशिश को विफल करके इंटरकॉम पर
दुनिया की उस हस्ती को आम कत्ल करने की धमकी दी, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े के पेशाब निकल जाते हैं। जैसे इच्छा, केशव ने कंधे उचका दिए। और फिर हम तुम्हारे सामने होंगे। कुछ देर पहले तो चेतावनी तुमने दी थी, उसे पूरी करने का पास यह मौका तो होगा ही। मौका मिला तो मिस्टर किंग, हमें शेर दिल पसंद है। जब तुम रिसीवर रख दो, हम हॉल में खड़े तिलमिला रहे कोबरा के इन नकारा मेंबर्स को हुक्म देते हैं कि तुम्हें हमारे पास लाए। ओके कहकर सफलता के नशे में चूर केशव ने रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद केबिन में लगे एक माइक से आवाज निकली। इस केबिन में बंद युवक का नाम केशव पंडित है। जब हॉल और केबिन के बीच का शीशा हटे तो कोई भी केशव को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसे ठीक उसी तरह वहां तक पहुंचाओ जहां तक हमारे हर गेस्ट को पहुंचाते हो। यह आवाज केशव के साथ साथ हॉल में भी गूंजी थी। इस बात का एहसास केशव ने शुरू में इनकी आवाज को ध्यान से सुनने में की थी, बाद में उनके चेहरों पर मौजूद हैरत के असीमित भावों को स्थित देखकर। अब तुम शीशे की दीवार हटा सकते हो यंग मैन, आवाज गूंजी। केशव ने बटन दबाया। हॉल का दरवाजा भी शीशे की तरह खुल गया। इसके बाद एक छलांग के साथ केशव काउंटर पार करके हॉल में पहुंचा। वेटर्स हैरत से कुछ ऐसे भाव लिए देख रहे थे मानो वे इंसान को नहीं बल्कि साक्षात कुतुब मीनार को वहां खड़ी देख रहे हो। केशव ने जेब से चार मीनार का मुड़ा तोड़ा पैकेट निकाला, सीधी करके एक सिगरेट सुलगाने के बाद कालीन पर पड़ा अपना पैर उठाता हुआ बोला, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई गोली नहीं चलती। वे चुप रहे, बोलते भी तो क्या बोलते। चलो किधर चलना है, आइए, एक ने कहा और फिर उनमें से तीन बाकायदा केशव की अगवानी करते हुए हॉल से बाहर ले गए। एक उसके आगे था, दो दाएं और बाएं। केशव उनके बीच यूं चल रहा था मानो दरबारियों के बीच बादशाह चल रहा हो। अनेक गैलरियों से गुजरते हुए वे उसे एक लिफ्ट में ले गए। तीनों लिफ्ट में बंद। उनमें से एक के द्वारा बटन दबाए जाने के साथ यात्रा शुरू हो गई। लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमारत के शीर्ष यानी 22वीं मंजिल पर लिफ्ट के एक हल्के से झटके के साथ रुकी। केशव ने खुद को शीशे के गोल हॉल में पाया। बेहद विशाल हॉल। हॉल की दीवारें और छत चमचमाते शीशों की थी। लिफ्ट फर्श के बीचों बीच खड़ी थी। दरवाजा खुला। दो वेटर ने केशव के साथ हॉल में कदम रखा। एक वेटर लिफ्ट को लिए वापस लौट गया। हल्की गड़गड़ाहट के साथ रिक्त स्थानों पर भी फर्श नजर आने लगा। अब केशव समझ चुका था कि इस वक्त वह इस विशाल इमारत की छत के ऊपर स्थित शीशे के उस विशाल और गोल हॉल में है जिसे इमारत के चारों तरफ 10-10 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। केशव ने भी अनेक बार देखा था, परंतु यह विचार उसकी कल्पनाओं से भी कभी नहीं उमड़ा था कि यही वह स्थान होगा जहां बैठकर दिल्ली अंडरवर्ल्ड का बादशाह अपने मुलाकातियों से मिलता है। शीशों के पार दिल्ली दूर दूर तक नजर आ रही थी, कुछ वैसी ही जैसे हवा में परवास करते विमान से देखी जा रही हो। हॉल में एक तरफ बेहद कीमती विशाल मेज, जिसके पीछे ऊंची पुश्त वाली दुर्लभ कुर्सी, और मेज के इस तरफ पड़ी थी 5 कुर्सियां। आइए, एक वेटर ने कहा। फर्श पर बिछे निहायत कीमती कालीन को रौंदता केशव मेज की तरफ बढ़ा। उस वक्त उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान नृत्य कर उठी जब हॉल में एक तरफ रखे मेटल डिटेक्टर के सामने से गुजरना पड़ा। हथियार के नाम पर उसके पास एक सुई तक नहीं थी। सूटकेस फर्श पर खड़ा करके वह 5 में से एक पर बैठ गया। यह वह कुर्सी थी जो रिवॉल्विंग चेयर के ठीक सामने पड़ती थी। प्रत्यक्ष में भले ही वह नजर आ रही दिल्ली का नजारा देखता महसूस हो रहा था, किंतु हकीकत यह थी कि किंग कोबरा से आमना सामना होने की कल्पना मात्र से रोमांचित हुआ जा रहा था। वह हल्की गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। केशव का दिल उछल उछल कर उसकी पसलियों से सर टकराने लगा और इस वक्त वह बरबस ही कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया जब हॉल का फर्श चीर कर लिफ्ट नजर आई। एक झटके से दरवाजा खुला। लोग केशव के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे,
परंतु केशव उस शख्सियत से प्रभावित हुए बिना न रह सका जिसने अभी अभी लिफ्ट से बाहर कदम रखा था। दर्पण के मानिंद चमचमा रहे जूतों के मालिक ने गहरे नीले कलर का सूट पहन रखा था। सफेद शर्ट पर सुर्ख टाई और उस पर लगा डायमंड पिन। रंग दूध के समान गोरा था। उंगलियों में जगमगाती अंगूठियां। उम्र 50-55 के बीच। दोनों कानों के नजदीक सफेद बालों के गुच्छे थे, शेष बाल एकदम काले। और सबसे विचित्र थी उसकी आंखें, साधारण आंखों के विपरीत। आमतौर पर आंखों का जो हिस्सा सफेद होता है वह काला था, और जो काला होता है वह सफेद। सफेद पुतलियों के बीच काला तारा जुगनू के मानिंद चमक रहा था। केशव के होशो हवास गुम हो गए। चमत्कृत सा रह गया। जान ही नहीं सका कि किंग कोबरा कब उसके नजदीक आ पहुंचा। केशव ने एक झटके से खुद को उसके व्यक्तित्व के जादू से मुक्त किया। हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाते हुए किंग कोबरा ने कहा, हमें किंग कोबरा कहते हैं। मेरा नाम केशव है, उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा। केशव पंडित, बैठो, कहकर वह अपनी रिवॉल्विंग चेयर की तरफ बढ़ गया। केशव आहिस्ता से बैठ गया और किंग कोबरा का अपनी चेयर पर बैठना मानो कोई संकेत था, क्योंकि उसके बैठते ही हॉल में दोनों वेटर लिफ्ट की तरफ बढ़े। फिर लिफ्ट वहां से चली गई। अब सिर्फ हॉल में वे दोनों थे। किंग कोबरा ने मेज के उस तरफ मौजूद जाने कौन सा स्विच ऑन किया कि शीशे का समूचा हॉल मंथर गति घूमने लगा, और किंग कोबरा ने बिना एक पल भी गवाए बात शुरू की। सबसे पहले हम तुमसे वह सवाल करेंगे जो आज से पहले कुर्सी पर बैठकर किसी ने नहीं किया। जो कभी नहीं किया तो वो आज कर लीजिए। कौन हो तुम? नाम बता चुका हूं और अभी तक समझ नहीं पाया कि इससे ज्यादा आप क्या जानना चाहते हैं। केशव के जवाब पर किंग कोबरा कुछ देर तक उसे घूरता रह गया। कदाचित अपने सामने बैठे किसी व्यक्ति से इतने शुष्क और सपाट जवाब की कल्पना तक नहीं कर सकता था वह। केशव की आंखों में झांकता हुआ धीरे धीरे बोला, इस कक्ष में कोई भी शख्स हमारे सामने आकर बाद में बैठता है। कोबरा के मेंबर्स उसकी जन्मपत्री पहले पेश कर देते हैं, और तुम वह पहले शख्स हो जिसका नाम से ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। केशव ने तुरंत वार किया, और वह भी मैंने खुद बताया है। बेशक, कोबरा के मेंबर्स मुजरिमों की जन्मपत्री रखते हैं, केशव ने बेखौफ कहा। और माफ कीजिए, मैं ना पहले कभी मुजरिम था ना आज हूं। फिर कौन हो? एक निहायत ही शरीफ शहरी। शरीफ शहरी अपने दिल में किसी के कत्ल का इरादा नहीं रखते। किसके कत्ल का इरादा किया मैंने? हमारे। आपसे किसने कहा? इंटरकॉम में तुमने खुद कहा था। ओह, वह मैंने ऐसे ही बोला था। झूठ बोला था? किंग कोबरा उछल पड़ा। उसकी चौंकने पर केशव के गुलाबी होठों पर मुस्कान तैर गई। बोला, जी हाँ, यकीन मानिए, सरासर झूठ बोला था मैंने। मगर क्यों? क्योंकि मुझे आपसे आज ही अभी मिलना था। मतलब? अगर मैंने वह ना बोला होता तो आपके दिल में मुझसे मिलने की क्यूरियोसिटी कभी पैदा नहीं होती। और यह तो आप जानते हैं कि वह शख्स लाख प्रयत्न के बावजूद भी आपसे नहीं मिल सकता जिससे आप खुद ना मिलना चाहें। दिलचस्प, यकीन बेहद दिलचस्प वाकया है ये। कहते हुए किंग कोबरा के होठों के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा उठी। और इस वाकये के हीरो तुम हो। हम तुम्हारे दिमाग की नहीं बल्कि हिम्मत की भी दाद देते हैं। थैंक यू। यह स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं है कि निसंदेह हम तुम्हारे कारण जाल में फंस गए। बेशक वही हुआ जो तुम चाहते थे। काउंटर नंबर 15 पर जो कुछ किया उसकी सजा मौत और सिर्फ मौत है। तुम्हारे बेहद नजदीक पहुंचने के बाद वह सिर्फ इसलिए लौट गई क्योंकि इंटरकॉम पर तुमने हमें कत्ल की धमकी दी थी। यह सोचकर हम दंग रह गए कि कोबरा की मान में घुसकर किंग कोबरा को कत्ल करने की धमकी ऐसे बेखौफ अंदाज में देने वाली यह हस्ती कौन है? आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। जिसे देखा तक नहीं वह ऐसे जीवट अंदाज में हमें कत्ल करने की धमकी दे रहा है। यह सच्चाई है कि हम तुम्हें नजदीक से देखने के लिए बेचैन हो उठे थे। केशव चुप रहा। अपनी बात को कहने के बाद किंग कोबरा कुछ ऐसी नजरों से केशव को देख रहा था
जैसे मिस्र के पिरामिडों को देख रहा हो। एक एक केशव ने बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? पलक झपकते ही किंग कोबरा की भ्रुकुटी तन गई। ऐसे खूंखार भाव उत्पन्न हुए उसकी आंखों में कि केशव के संपूर्ण जिस्म में झुरझुरी सी छा गई, किंतु किसी किस्म की घबराहट का प्रदर्शन नहीं किया उसने। जबकि किंग कोबरा ने एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, हम अपने सामने किसी का सिगरेट पिया जाना पसंद नहीं करते। हालांकि दिल ही दिल में केशव बेहद डरा हुआ था। वह जानता था कि किंग कोबरा के सामने उसकी हैसियत चींटी जैसी है और इस स्थान पर शायद चींटी से भी बदतर, मगर अपने इस एहसास को किसी भी भाव भंगिमा या लफ्ज से प्रदर्शित नहीं कर सकता था। अतः एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मेरी मजबूरी ये है कि बातचीत के दरमियान जब तक सिगरेट ना पीता रहूं तब तक ठीक से बात नहीं कर सकता। मतलब? इस बार उसके मुंह से गुर्राहट निकली। मैं जा रहा हूं। केशव झटकी के साथ खड़ा हो गया। कहाँ? जहां से आया था। तुम यहां से नहीं जा सकते। और कमाली जो कर दिया केशव ने। बड़ी तेजी से उसने अपने दोनों हाथ मेज पर टिकाए और थोड़ा सा झुककर सीधा संसार की उन सबसे विचित्र आंखों में झांकता हुआ बोला, मैं यहाँ आपकी नहीं अपनी मर्जी से पहुंचा हूं और अपनी मर्जी से चला भी जाऊंगा। नहीं जा सकोगे। मैं चला जाऊंगा मिस्टर किंग कोबरा। अगर ना जा सके तो मर जाऊंगा। एक एक शब्द को चबाता हुआ केशव कहता चला गया। मगर आपके रोके रुकूंगा नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो शिकस्त आप ही की होगी मिस्टर किंग कोबरा, क्योंकि जो मर जाता है उसे चला गया भी कहते हैं। किंग कोबरा दंग रह गया। बोला, तुम कहीं कोई पागल तो नहीं हो? ऐसा शक आपको क्यों हुआ? केशव हौले से मुस्कुराया। इस जगह इस किस्म की बातें हमसे माफिया का चीफ भी नहीं कर सकता। मरने से डरता होगा वह। तुम नहीं डरते? अगर डरता होता तो आपकी इस जागीर में उस ढंग से कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता जिस ढंग से आया हूं। यहाँ क्यों आए हो तुम? सॉरी, इस सवाल का जवाब मैं सिगरेट पिए बिना नहीं दे सकता। हमने खुले दिल से तुम्हारी तारीफ की थी, शायद उसी वजह से तुम बदतमीजी पर आमदा हो गए हो लड़के। किंग कोबरा ने पहली बार अपने मुंह से निकलने वाले एक एक अल्फाज को चबाया। मत भूलो कि जरूरत से ज्यादा हौसला तुम्हारी मौत का बायस बन सक जाएगा। मुझे फिर दोहराना पड़ रहा है कि मैं मौत से नहीं डरता। अगर तुम मर गए तो उस काम का क्या होगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो? मौत से डरता ही वह है किंग साहब जिसे यह फिक्र रहती है कि अगर वह मर गया तो फला काम अधूरा रह जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि काम कभी खत्म नहीं होते। इंसान जब मरेगा कोई ना कोई काम अधूरा जरूर रह जाएगा। जिसने इस सच्चाई को जान लिया वह मौत से नहीं डरता। इस बार किंग कोबरा कुछ ना बोला। केशव को सिर्फ देखता रहा। चेहरे पर उभर आई कठोरता के भाव शहने शहने जाने कहाँ गायब हो रहे थे। काफी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, बैठो। सिगरेट पी सकते हो। केशव की बात पूरी होने से पहले ही वह बोला, थैंक यू। कहकर बैठने के साथ ही केशव ने जेब से चार मीनार का पैकेट निकालकर संगीत में लाइटर से एक सिगरेट सुलगाई और अभी उसने पहला ही कश लगाया था, किंग कोबरा ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि हमने तुम्हें सिगरेट पीने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। क्या मतलब? आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और बिना सिगरेट पिए मैं इस सवाल का जवाब देने वाला नहीं था। बेशक यह वजह भी है, मगर यह मुकम्मल वजह नहीं है लड़के। इसके अलावा एक दूसरी वजह भी है। वह क्या? हमसे मिलने के लिए और हमसे मिलने के बाद जो कुछ तुमने किया या जिस किस्म की बातें की, वह सब केवल दो ही शख्स कर सकते हैं। या तो कोई पागल या वह जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो। पागल हम तुम्हें मान नहीं सकते और यह हम नहीं चाहते कि इतना आत्मविश्वासी, बहादुर, स्पष्टवादी और जीवट नौजवान कुत्ते की मौत मारा जाए। कुत्ते की मौत? यकीन मानो, अगर हम भी जिद कर बैठते कि यहाँ से, तो क्या तुम 15 नंबर काउंटर के केबिन तक से जीवित बाहर नहीं निकल सकते थे? मैं जानता हूँ, और आपकी ताकत के सामने मेरी हैसियत एक चींटी जैसी है और आप जब चाहे मुझे मसल सकते हैं।
मगर इसका ये मतलब कतई नहीं कि मैं आपका रौब खाऊं या आपसे रूबरू मैं डर के मारे मर जाऊं। किंग कोबरा साहब, डर नहीं सकता, यह तो साबित कर दिया तुमने। शुक्रिया। अब आधी सिगरेट पी चुके हो तो क्या बता सकोगे कि हमसे किस सिलसिले में मिलने आए थे? कुछ लोगों को एक शख्स एक वीडियो फिल्म के आधार पर पिछले 21 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं तुम जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स और उन्हें ब्लैकमेल कर रहे एसपी विजय अजय कपूर दुबे की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ, उन्हीं का जिक्र है। अच्छा फिर, क्या आप यह भी जानते हैं कि उस वीडियो फिल्म में क्या है? नहीं। हमारे मेंबर्स ने रिपोर्ट दी कि जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स को अक्सर एसपी के टेलीग्राम्स मिलते हैं। हालांकि वह कोड का इस्तेमाल करता है, परंतु कोबरा के मेंबर्स जान गए हैं कि कोई वीडियो फिल्म दुबे के कब्जे में है और उसी के आधार पर वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। बस, इससे ज्यादा जानने की कोबरा ने कभी जरूरत महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि कोबरा के मेंबर्स तब तक किसी मामले की तह में नहीं जाते जब तक कि उस मामले में संगठन की सीधी दिलचस्पी ना हो। सीधी दिलचस्पी आप कब लेते हैं? जब कोबरा की सेवाएं कोई हासिल करना चाहे। यानी अगर जुनेजा शुगर वर्क्स का कोई डायरेक्टर आपके पास आता और कहता कि एसपी और उस कैसेट से पीछा छुड़ाइए, तो आप मदद करते? कीमत लेकर इस किस्म का काम करना ही कोबरा का बिजनेस है। इस काम की क्या कीमत लेते हैं आप? किंग कोबरा ने उसे ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा। क्या तुम यहाँ जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर की तरफ से आए हो? नहीं। फिर इस किस्म की बात करने का मतलब? दरअसल अजय कुमार दुबे नामक एसपी से जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स को निजात दिलाने के लिए मैं सौदा कर चुका हूँ। ओह, तो तुम्हारा बिजनेस भी कोबरा जैसा है? जी नहीं। तो यह काम मैंने कोबरा के नाम पर अपने हाथ में लिया है, खुद को किंग कोबरा बताकर। यानी? किंग कोबरा की आंखें सिकुड़कर गोल हो गईं। जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स यह समझते हैं कि उन्हें एसपी निजात दिलाने का काम कोबरा ने अपने हाथ में ले लिया है और मुझे वे किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ओह! किंग कोबरा के चेहरे पर इतने सख्त भाव केशव ने पहली बार देखे। उसे घूरता हुआ वह कहता चला गया, तो तुमने संगठन का ही नहीं बल्कि हमारे पर्सनल नाम का भी दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग तो नहीं, मगर हाँ, इस्तेमाल जरूर किया है। दुरुपयोग तब माना जाता जब मैं कोई ऐसा काम करता जो कोबरा संगठन नहीं करता है। इस हरकत की सजा जानते हो? बेशक। क्या है? कोबरा से दुश्मनी मोल लेना और मेरे जैसे अकेले आदमी के लिए कोबरा से दुश्मनी लेने का मतलब है मौत का चुनाव करना। इतना सब जानने के बाद तुमने यह हरकत की? जी हाँ। क्यों? मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी? जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स का यह काम मुझे अपने हाथ में लेना ही था। अगर मैं आपके संगठन का नाम इस्तेमाल ना करता तो वे कभी इस बड़े काम के लिए मुझे विश्वसनीय नहीं समझते। इस काम में तुम्हारी दिलचस्पी की वजह है? सॉरी, वजह अपनी है, पर्सनल, चाहकर भी नहीं बता सकता। कोबरा का संबंध ना तुम्हारी किसी मजबूरी से है और ना ही पर्सनल वजह से। कोबरा का संबंध है इस बात से कि तुमने बगैर किसी अधिकार के संगठन का नाम इस्तेमाल किया और इसकी सजा तुम जानते हो। जानता हूं, मगर कोबरा का दुश्मन शायद वह शख्स होना चाहिए जो संगठन के नाम पर किसी से रकम ऐड कर हड़प कर जाए और सोचे कि उसकी इस हरकत की भनक कोबरा को कभी लगेगी ही नहीं। क्या तुम समझते हो कि ऐसा हो सकता है? मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर तभी तो यहाँ आया हूं। मतलब? जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर से यह सौदा मैंने 30 लाख में किया। 15 काम होने से पहले और 15 काम होने के बाद। 15 लाख मिलते ही उसे सूटकेस में भरकर सीधा यहाँ लाया हूँ। क्यों? रकम आपके हवाले करने। हम समझे नहीं। जो रकम आपकी और आपके संगठन के नाम पर मैंने हासिल की है वह आपकी है और मैं यहाँ आपकी रकम आपके सुपुर्द करने आया हूँ। काम होने के बाद जो 15 लाख मिलेंगे वे भी आप ही के होंगे।
यहीं पर अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ अगला वीडियो लेके पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।